ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। फिरोज भाई, आपसे शुरू करते हैं। ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान में बेरोजगारी का तो बड़ा मसला है, तो आप लोग कहाँ आते हैं? क्या सोचा है, क्या सोच के आप लोगों ने इकदाम उठाया? देखिए, सबसे पहले तो ये है कराची वालों, और कराची वालों का दिल बहुत बड़ा है सबके लिए। पूरे पाकिस्तान को अगर रोज़गार मिलता है तो वो कराची में मिलता है। जिस तरीके से पंजाब से, सिंध से, XYZ और भी सूबों से लोग आते हैं तो उनको पेट भर के रोज़गार मिलता है मेरी नज़र में। लेकिन कराची के जो मामलात है, हालात ज़िंदगी है, वो बद से बदतरीन होती जा रही है। जैसे अभी आपने शुरू में फरमाया ट्रैफिक का निज़ाम, अगर अपने ऑफिस जाना है, अगर गूगल मुझे मैप बता रहा है 15 मिनट का, तो मैं पहुंचता 1.5 घंटे में, और इसी तरीके से वासवी में 1.5 घंटे में आता हूँ। तो मेरे 3 घंटे जो वेस्ट हो रहे, अगर ये 3 घंटे मेरे वेस्ट ना हो, अगर मैं बिज़नेस में इस पर प्रॉपर तवज्जो दूँ या अपने काम में दूँ, तो मुझे और रहनुमाई हासिल हो सकती है और सक्सेसफुल मैं हो सकता हूँ। इसी तरीके से निज़ाम हस्ती बहुत ज़्यादा दरम बरम हुआ है। किसी भी किस्म का किसी भी महकमे में चेकिंग बैलेंस नहीं है। अगर ये चेकिंग बैलेंस प्रॉपर हो जाए तो कराची तो फिर पेरिस बनने में उसको टाइम नहीं लगेगा। इसलिए कराची में बहुत ज़्यादा हुनर है। एक वक्त में कहा जाता था पेरिस की रात बड़ी मशहूर है जी, और पेरिस की रात के बारे में कहा था बड़ी रोशनी होती है, तो उर्सुल बिलाद कराची को कहा जाता था। जी बिल्कुल, एक ज़माने में कहते थे कि रोशनियों का शहर है, दुल्हन है ये रोशनियों की। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। कराची अभी भी रोशनियों का शहर है अगर इस पर प्रॉपर तवज्जो दी जाए। देखिए, स्नैचिंग आपको उरूज पे, अब मेरी ज्वेलरी फील्ड है, मेरा रियल ज्वेलरी का काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर परेशान तबका है ना, वो ताजर तबका है आपका। एक, उसको लाइट प्रॉपर मिल नहीं रही, लोड शेडिंग आपकी उरूज पे। अगर मैं अपनी ओल्ड सिटी एरिया वाली साइड की बात करूँ तो वहाँ 24 घंटे में 8 घंटे आपकी लाइट आती है, और 8 घंटे में आवर्स वो है, अगर मैं 12 बजे ऑफिस जा रहा हूँ या अपनी शॉप पे जा रहा हूँ 12 बजे, तो 12 से 2 तो लाइट होती नहीं है, 2 से 4 लाइट आती है, फिर 4 से 7 लाइट नहीं होती, फिर 7 से 8:30 बजे तक लाइट आती है, फिर लाइट चली जाती है। तो आप वहाँ पे क्या, तो कभी आप लोगों ने उनको कॉल करके कहा कि इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है, हम बगैर इसके जी लेंगे? देखिए, बात पता है क्या सरी, उनकी कॉल करके बताते इतनी क्यों खामखा में, मैं इतनी तगोदो क्या करनी, जो चीज आती ही नहीं है हाँ। उसके बारे में क्या तगोदो करनी? कॉल करके कह दो, मना कर दो, बोले जाओ रख लो। देखिए, हमने अपनी मदद आपके तहत जनरेटर्स लगाया है, सोलर्स लगाया है, लेकिन वो तो हम पे बर्डन ही पड़ता जा रहा है ना, मुस्तकिल बर्डन। सर, आप अपनी मदद आपके तहत ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेंगे थोड़े दिन में, मैं आपको बता रहा हूँ। ये टैक्स लगाएंगे, सांस नहीं लेना, क्यों? बोले अभी लिखा जाएगा, आप नहीं तो हमारी जेबों में सिलेंडर होंगे इतने इतने से, और एक मैं ये हाल होने वाला है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए ना, अभी लोड शेडिंग गैस की उरूज पे जो पहले कभी होती नहीं थी, अच्छा, देखने में नहीं आती थी, और इतने काम के आदमी हैं, जब खाना बनाना होता तभी गैस छोड़। हाँ, ऐसा ही बिल्कुल आपने बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तफाक करूंगा हर चीज़ में। देखिए, ताजिर तबका टैक्स से पिसा। सर, आप एक चीज़ भूल गए, पानी। सर, पानी तो वो तो एक ज़रूरत है ना। आप देखिए, अगर देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दिया हुआ है, मैंने बोरिंग करा के आरओ प्लांट लगा दिया, तो मेरे लिए तो बेहतरी है, लेकिन उनका क्या कसूर है जो बेचारे टैक्स दे रहे हैं? सर, टैक्स प्रॉपर टैंकर जो है अब 20,000 रुपए का टैंकर है। 20, जिन लोगों को पता ही नहीं है, देखिए मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ टैंकर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हर जगह तो वो नहीं है ना। 20,000 रुपए का टैंकर है। आपकी देखिए, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। देखिए, हम ताजिर तबके को अगर फ्री हैंड दे दिया जाए ना, तो कराची रोशनियों का शहर होने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? देखिए, सिक्योरिटी हमारे पास किसी भी किस्म की है नहीं, लाइट हमारे पास होती नहीं है, सेफ्टी हम घर किस तरह, देखिए अभी भी जैसे मैं आया हूँ, मेरे साथ गनमैन है, एक मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप ताजिरों को सेफ्टी दो ना यार। टैक्स लेना है आप लो, प्रॉपर लो। हम बिजली का बिल भरते, हम रिटर्न भरते, हम टैक्स भरते, हम पानी के टैक्स भरते, XYZ। इसके अलावा अगर मेरी जैसे हैदरी में शॉप है, तारिकोट पे है, अपना कहीं और है, मैं बोर्ड टैक्स दे रहा हूँ, मैं रेवेन्यू टैक्स दे रहा हूँ, मैं ट्रेड लाइसेंस दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी चाय पानी के खर्चे में अलग दे रहा हूँ लोगों को। सुभान अल्लाह, ये सारी चीजें, ये जो आपने चाय पानी कहा ना यार फिरोज भाई, दिल खुश हो गया मेरा। वाह वाह, हमारी कौम चाय और पानी से जितनी मोहब्बत करती है ना किसी, वाह क्या बात है। और ये चाय पानी और रमजान के इस बाबरकत महीने में हम सच बोल रहे हैं बैठ के, वाह क्या बात है। ये तो इसके चाय पानी के तो बाकायदा पैकेजेस मिल जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, आसानी वाले मामलात हो गए। देखिए, मैं पेशे से बिल्डर भी हूँ ना, अगर किसी डिपार्टमेंट में कहीं जाते तो बाकायदा मेन्यू पेश हो जाते हैं
कि आप ये मेन्यू लेना पसंद करेंगे, ये जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में आया हुआ, तो बहुत सारी ये शर्मिंदगी भी लोगों को नहीं होती। तो कहने का मतलब यही है कि ताजिरों को फ्री हैंड दो, सेफ्टी दो यार। ये ताजिर ही है जो आपका मुल्क चला रहे। 70% रेवेन्यू टैक्स कराची जनरेट कर रहा है। कराची आपको माँ बन के पाकिस्तान को पाल रहा है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है उसमें 65% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो कराची का है। बिल्कुल दे रहा है, लेकिन कराची को चीज़ें मिल नहीं पा रही ना। आप देखो रोड टूटी। सर लेकिन एक मेरा सवाल है सर, मुझे बदामी याद आ जाता है, वो कहता है मासूमाना सवाल है, तो मैं भी मेरा एक इंतहाई सादा सा सवाल है सर, ये कराची की चीज़ें रोकता कौन है सर? सॉरी, रोकता कौन है कराची की चीज़ें? बात सारी है कि जो लोग संभालने बैठे हुए, अगर वही प्रॉपर संभाल नहीं सक रहे और संभालने में दुश्वारियाँ पैदा कर रहे हैं। अब एक मिसाल है, अगर मेरी एक हाई राइज आनी है 2 साल से, मैं वेट कर रहा हूँ, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि एक प्रॉपर्टी मेरी, पैसा मेरा, बनाना मैंने है, लेकिन उसमें मामलात इतने टिपिकल डाल दिए गए कि आप सोचोगे तो आप मतलब डिप्रेशन के मरीज तो वैसे ही हो जाओगे। नहीं तो आप बुनियादी वजह ही नहीं समझ रहे। तो मैं समझ रहा हूँ, वो वजह समझ लें, आपकी हाई राइज बन जाएगी। तो बर्डन भी तो आवाम पे पड़ेगा ना भाई। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ, तो महंगाई इसलिए बढ़ेगी, हर चीज़ में महंगाई बढ़ेगी। हाँ, तो जब तक मैं, अगर जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि ओल्ड सिटी एरिया में जो मेरी शॉप्स वगैरह है, वहाँ पे लाइट नहीं होती, मैं जनरेटर स्टार्ट करता हूँ, जनरेटर पे जो मेरा फ्यूल का जो एक्सेस आ रहा है, जी। मैं अपने घर से तो नहीं डालूंगा ना, मैं कस्टमर्स क्लाइंट से लूँगा ना। तो वो बेसिक फिर क्या, उससे फिर महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ रही है। अब आप मुझे बताएं कराची में कितने ऐसे बिल्डर्स हैं जो बेचारे अब काम नहीं कर पा रहे। उसकी बुनियादी वजह है कि काम करने दिया नहीं जा रहा प्रॉपर। देखिए आप ये देखिए कि जितने बिल्डर्स हैं, जो बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी वो भी काम रोक दिया गया है। अब वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं। महंगी आ गई है ना सर, कॉस्ट बहुत महंगी आ गई है। अगर मैंने 4 साल पहले कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, मैंने फ्लैट दिया 60 लाख रुपए का, अब मुझे वो कॉस्ट ही 1 करोड़ 40 लाख रुपए की पड़ रही है, तो मैं 60 लाख कैसे दूंगा? दे ही नहीं सकता। तो नहीं दे सकता। या तो फिर मैं डिफॉल्टर हूँ, या तो मैं अपने जेब से डालूंगा तो मैं डिफॉल्ट होऊंगा, और अगर जेब से नहीं डालूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा? अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से आगाज करते हैं कि जी चलें इसी के बारे में बात हो जाए कि ये क्या ये वाकई राह निजात है जिस पे हम चल निकले। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। एक रोज़ मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ाइएगा, तो मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताइए सर, आपके भी कोई मसाइल होंगे, मतलब आप तो इतने पावरफुल हैं लेकिन आपके भी तो कोई ना कोई मसले होंगे। तो उन्होंने जब मुझे मसले गिनवाना शुरू किए तो एक शेर जो मुझे इंतहाई पसंद था, उसकी मानवियत बदल गई। हाँ, वो शेर था कि हमने सोचा था कि जख्म होगा कोई 1 या 2, हमने सोचा था कि जख्म होगा कोई 1 या 2, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। हाँ, लेकिन ये मैं किसी और अंदाज में कह रहा हूँ सर। वो अपना ही काम करके अपने आप को रफूगर मानते हैं, उनके अलावा उनके जख्म कोई नहीं सी सकता, वो खुद ही जख्म लगाते हैं खुद ही। डॉक्टर साहब आप बताइए, क्या ये राह निजात है? जो कुछ इन्होंने बताया, अब ये बिजनेसमैन है, हकीकत ये है कि ये जॉब्स प्रोवाइड भी कर सकते हैं, पाकिस्तान को बेहतर भी बना सकते हैं, पाकिस्तान की बका में, पाकिस्तान की सालमियत में एक बड़ा किरदार है इनका, लेकिन इन्हें ही काम करने का मौका नहीं मिलता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिस नाम और जिस पस मंज़र में बनाया गया, वो कहता कुछ और है और हमारा मुआशरा और माशरा साज क़ुव्वतें करते कुछ और। बिल्कुल सही, ईमानदारी की बात यही है।
अब किसी मकतब फ़िक्र को, मकतब फ़िक्र से मुराद मसलक नहीं, किसी तिजारती गिरोह को, तालीमी मैदान के लोगों को, नौजवानों को, एनीवन, या कहीं से हमारी बहनों बच्चियों बेटियों कहीं से आप पूछ लें, मसाइल आपको वही नजर आएंगे जो हमारे भाई फिरोज साहब ने बताए। क्यों? इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो आप पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि हमारे कौल और फेल का तजाद है। कहीं चाय पानी के नाम पर आप दस्तरख्वान सजाते हैं और कहीं मिठाई के नाम पर आप खुश करने के लिए। अगर हम दौलत देखना चाहते हैं तो उसे मत देखें जो बैंकों में यहाँ पड़ा है, इनके नाम पे जो बैंकों में बाहर पड़ा है वो देखें। साहिर भाई, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, जो वाइट पेपर्स शाया होते हैं, आपके इल्म में है। पहले तो किसी वक्त 22 खानदान होते थे ना, तो वो 22 खानदान तो अब खत्म हो गए, उस तरह से मर्ज हो गए, कुछ और भी नए आ गए खानदान, तो वो ज़्यादा हो गए, फासला बढ़ गया। लेकिन हकीकत हाल ये है कि एक खानदान को ही सही मानों में अगर इनको निचोड़ा जाए ना, पाकिस्तान का कर्जा अदा हो जाएगा। लेकिन करे कौन? किसे वकील करें, किसे मुंसफी चाहे? मैं बड़ी सीधी बात कह रहा हूँ। हम ये बात तो कहते हैं ना, और अक्सर व बेशतर गुफ्तगू में हम ये बातें कहते हैं कि आदर वसल्लम की सीरत तैयबा को हमें अपनाना चाहिए। भाई क्या अपनाया आपने? आपके इल्म में है ये बात कि चोलिस्तान का इलाका हमारा जाहिर है, जहाँ खुदा की कसम जहाँ जानवर पानी पीता है वहां से इंसान पानी पी रहा है, साफ पानी पीने को नहीं है। इस शहर कराची के अंदर जरा सा मजाफाती इलाकों में चले जाए और कुछ थोड़ा सा अपनी आंखों से आप देख लीजिए खुद, बल्कि तरक्की याफ्ता इलाकों का भी जो हाल है वो बहुत अच्छा नहीं है। डिफेंस में पानी नहीं है, वो भी बेचारे टैंकर माफिया। डिफेंस, क्लिफ्टन, अच्छा टैंकर माफिया, ये टैंकर माफिया, एजुकेशन माफिया, ये पता नहीं कौन कौन सा माफिया, ये जमीन को जो कब्जा करने वालों को माफिया, और ये सब मिली भगत के साथ छोटे बड़े बहन भाई हैं, ट्विंस टावर हैं, ये सारे छोटे छोटे ट्विंस टावर बने हुए और इंटरलिंक्ड है, ये सब वेल कनेक्टेड है, एंड दे विल नेवर अलाउ एन ऑर्डिनरी पर्सन टू एंटर इनटू द सिनेरियो, एंड दिस इज रियलिटी, एंड दे वुड अप्रिशिएट कि आप तारीफें कीजिए, खूब तारीफें कीजिए। एक साहब थे, वजीर तालीम थे, मैं आए थे कराची यूनिवर्सिटी में, तो मैं उस वक्त बैठा हुआ था उस महफिल में, तो कहा कि भाई कोई सवाल, तो मैंने कहा जी आपने एक वज़ीर साहब आपने गुफ्तगू की है और आप तालीम के वज़ीर हैं, आपने हमें ये नसीहत की कि हम लिखें पढ़ें, कुछ काम करें, किताबें लिखें और रिसर्च आर्टिकल्स लिखें, ये करें वो करें, सब कुछ सही है, लेकिन आप ये फरमाइए कि आपकी कितनी किताबें ताकि मैं भी पढ़ लूँ, और कितने आर्टिकल्स हैं ताकि मैं भी उसके साइटेशन में या रेफरेंस में जाकर, वो यूँ करके मुझे देख रहे हैं गौर से। उसके बाद उन्होंने मुझसे अच्छी तरह हाथ नहीं मिलाया और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी उनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हकीकत हाल ये, जो आप पहले दिन से बल्कि पूरी ज़िंदगी में जब से शऊर की मंजिलों से आप गुजरे, आपने यही बात की है ना कि यार सच्चाई ये है कि मेरे वतन पहले, बाद में तुम आते हो। लेकिन यहाँ मामला ये हुआ कि मंजिल उन्हें नरंगी सियासत दौरान, तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। इन्हें क्या पता पाकिस्तान क्या है, इन्हें क्या पता कि बहनों बेटियों के रिदाओं ने कितनी कुर्बानियाँ देकर लोगों ने इस वतन, और गुमनाम सिपाहियों ने जिनको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह उनकी खबरों पर रोशनियाँ और रहमतें अता फरमाए कि ये वतन अजीज पाकिस्तान दिया, इसलिए दिया था कि तुम अपने महल्लात को सजाते जाओ और गरीबों की झोपड़ियों को आग लगाते जाओ, गरीब के बच्चे को इस काबिल न समझो कि किसी दरवाजे पर दस्तक देकर भीख भी मांग सके। पानी मैसर नहीं, इसके बावजूद भी मेरा वतन इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा, और हमारी जिंदगी में अल्लाह करे कि वो आए कि जब मैं अपने वतन में वो बहार देखूं जिसकी ख्वाहिश कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, लियाकत अली खान ने की थी। देखिए वो सही है डॉक्टर साहब इंशाल्लाह वो आएगी, हमारी जिंदगी में नहीं आएगी लेकिन आएगी इंशाल्लाह, नहीं आएगी, मैं भी कहता हूँ आएगी। अभी 20-50 साल बाकी हैं, आएगी, हो सकता है इससे पहले आ जाए, आएगी ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं। वतन ने रहना है, वतन के लोगों ने रहना है, ये खुद ब खुद, और अब जो नई नस्ल आ रही है वो बेहतर आ रही है, तो ये चीज़ें होंगी। डॉक्टर साहब आप क्या सोचती हैं? मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन मोह लेता है बातों में, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका।
मसला यहीं से शुरू हो जाता है कि निज़ाम बनाने वाले ही निज़ाम के चोर हैं। आप ऊपर से लेकर नीचे तक शुरू हो जाएं या नीचे से लेकर ऊपर तक शुरू हो जाएं। आपको कभी नहीं लगता ऐसे कि WWE का मैच चल रहा है? हाँ? एक दूसरे को टैग करो तो चल हुन तेरी बारी आ गई है। एग्जैक्टली, जिसका जितना बस चलता है वो उतना लूटता है। मैं बाहर थी अमेरिका में ही, तो हम कुछ अमेरिकन कोलीग्स भी थे हमारे साथ। हम एक मॉल में थे, तो हमारे मुल्क के एक बहुत मशहूर सियासतदान वहाँ पर एक बहुत बड़े ब्रांड से शॉपिंग कर रहे थे, घड़ियों की शॉप थी। जी जी। तो उन्होंने बड़े तंज से कहा कि आपका मुल्क तो हमसे कर्जा नहीं लेता, आपके पॉलिटिशियंस तो यहाँ हमारे पैसों से घड़ियाँ खरीद रहे हैं, ये कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? अब बताएं इसका जवाब हम क्या दें? नहीं कुछ नहीं, इसका जवाब है तो सही, देते नहीं। इसका जवाब तो है। जिन्हें अल्लाह से डर नहीं लगता उन्हें हमने क्या डराना है? नहीं डरने की बात नहीं, बहुत फैक्चुअल बात है कि अगर आप पाकिस्तानी कर्जे ले लें जो लिए गए हैं और उसके अगेंस्ट वो प्रोजेक्ट जो बनाए गए हैं वो ले लें, तो आपको हकीकत फौरन पता चल जाएगी। आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आपको देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि अगर हम जिस जगह पर खड़े हैं ना, हम उनसे सर उठा के बात नहीं कर सकते। मैं जिस लेवल पे बात कर रही हूँ वहाँ पर हैं हम। अग्रीड। जी जवेरिया, आप क्या सोचती हैं? मैं एक साहब से मिली स्विट्ज़रलैंड में, और मैंने उनसे पूछा ना कि आप कभी कराची आए हैं, जैसे हम पूछते हैं कि आप कभी आए हैं, तो हमारे ये मैं बहुत पुरानी, मैं आपको 12 साल पहले की बात बता रही हूँगी। तो वो मुझे कहते हैं कि मैं जब कराची आया था ना आखिरी बार, तो वो किसी सीट के लिए आए थे और उन्होंने कहा उसके इंटरव्यूज़ हो रहे थे बाकायदा, और मैंने चाहा कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, और मैं कराची आया। तो जब मैंने उस सीट के लिए, जो ख़ातून थी कोई इंटरव्यू ले रही थी, और मैं जब उसके लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड छोड़कर? तो वो कहते हैं कि मैं इसको जो है वो ज़्यूरिख बनाना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है वो। तो कहते हैं मैं कराची को ज़्यूरिख बनाना चाहता हूँ। तो वो कहती हैं कि क्या आपको लगता है कि आप इस सिस्टम में रह के कराची को ज़्यूरिख बना सकते हैं? अगर अपनी और अपने घर वालों की अमान चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी जो आप स्विट्ज़रलैंड में इतनी अच्छी गुजार रहे हैं, अगर आपको वो प्यारी है, तो सुबह की फ़्लाइट से आप वापस चले जाइए। तो वही डॉक्टर साहब वाली बात कि उनकी लॉबी में ना कोई एंटर हो सकता है, या तो फिर आप उनके जैसे बिल्कुल बेहिस हो जाएं। अगर आप ऐसे हो सकते हैं, अपना ईमान, अपनी ज़मीर सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर तो यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन अगर नहीं, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें सहनी पड़ेंगी जो यहाँ रहते हुए लोग सह रहे हैं। फिरोज़ भाई, चलिए ये तो हो गई मायूसी वाली बातें, अब ज़रा अच्छी वाली बातें करते हैं। क्या करने जा रहे हैं आप? क्या कर सकते हैं? कोशिश तो आदमी करता ही है कि जितने अच्छे काम कर सके। देखिए एक बात बताओ, ये मौत का फरिश्ता है ना, किसी का दोस्त नहीं है। यूँ आएगा, रूह कब्ज़ करेगा, लेके चले जाएगा, दुनिया का दुनिया में रह जाएगा। अगर दुनिया इतनी अच्छी होती ना, बच्चा रोते हुए पैदा नहीं होता, हंसते हुए आता। ये तो कांटों का स्टेज है ना, तो आप जितना कर सकते हो उतना करो। मेरी बेगम अक्सर बेशतर मेरे से बड़ी नाराज़ रहती है कि आप घर पे टाइम नहीं देते, उसको ये कर देते हो, इसका ये कर देते हो। जुमला दुरुस्त कर लीजिए, बेगमात सभी की नाराज़ रहती। तो मैं सिर्फ उससे एक बात ये कहता हूँ, कुछ मिले ना मिले, सुकून ज़रूर मिलता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि दुनिया से मैं जाऊँगा ना, तुम 4 घंटे से ज़्यादा मुझे रख भी नहीं पाओगे। तो मैं जानूँ, मेरे अमाल जाने, मेरी चीज़ें जाने। मेरे वालिद मरूम थे, मुझे 3 ही बात, ये जब दुनिया से रुखसत हुए तो मुझे सिखा के गए थे कि बेटा ये झूठ बोल के काम नहीं करना। क्यों? नबी की सबसे प्यारी सुन्नत है, ये सुन्नत है नबी, क्या बात, कि आप सच बोल के काम करो। सच में आफियत भी है, बरकत भी है। फिरोज भाई, देखिए झूठ होता है ना, 4 दिन के बाद आप भूल जाओगे, लेकिन जो सच होता है ना, वो 4 साल के बाद भी सच ही रहेगा। बेशक बेशक बेशक। दूसरे नंबर पे बेटा ये कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करना। जिस दिन तुम किसी की दिल आज़ारी करो ना, उस दिन मेरे घर में नहीं आना। इसलिए मैंने उलमा इकराम से सुना भी है कि ये बंदे तू ओत पाड़ जितना गुनाह कर किया, उसकी माफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। लेकिन किसी की दिल आज़ारी करना, तो दुनिया में उससे माफ़ी मांग कर आना, उसकी माफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास भी नहीं है। और बेटा एक तीसरा काम, अपनी दुकान पे कोई सोना बेचना है ना, गोल्ड, तो उसकी आंखों में देखना भी नहीं कि किस मजबूरी से वो बेच रही है। 500,000 रुपये तू ज़्यादा दे देना, अगर कम पड़े तो बेटा मेरे हिस्से में से काट लेना, उसको नाराज करके नहीं बेचना। बड़ी बात। आज मेरा दिल इतना दुखता है यार कि मैं आपको बताऊं कि मैं ज्वेलरी की दुनिया में बाई बर्थ सुनार हूँ। मैं समझो पैदाइशी में सोने में हुआ। तो आज
ऐसी ऐसी ख़वातीन आती है और इतने मोटे मोटे आंसू होते हैं कि कामदी भाई ये मैंने अपनी बेटी के लिए जमा किया था, अल्लाह, ये मैंने अपनी ज़ईफ़ी के लिए जमा किया था, ये मैंने अपने फ्यूचर के लिए जमा किया था, आज बिजली के बिल ने कमर तोड़ दी। अल्लाह अकबर। आज ये बिजली के बिल के लिए मैं ये सोना बेच रही हूँ। मैं आपको बताओ कि यार मैं क्या बोलूँ कि मेरे रोहांटे खड़े हो जाते हैं कि मैं उस औरत को क्या जवाब दूँ। अच्छा, मदद कर भी इंसान दे अगर एक आध हो तो, अगर आपके पास नहीं, आपकी कैपेसिटी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। आप कैसे करोगे यार? और बहुत सारे लोगों को आपसे जब उम्मीद होती है और आप उस उम्मीद पे पूरा ना उतर सको। साहिल भाई, मैं आपको बताऊंगा कि मैं अक्सर बेशतर अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देता हूँ। रमज़ान में जो रिक्वेस्टें आई है अल्लाह यार, जो लोग अच्छा खाते थे पीते थे, आज वो कह रहे कि अली भाई, कामदी भाई, आप चाहो तो भले ज़कात में दे दो, लेकिन यार कुछ दे दो यार, बच्चे अच्छा खा ले, अच्छा पी ले। माशाल्लाह मेरे ज्वेलरी का भी काम है, मैं पेशे से बिल्डर भी हूँ, फिर इसके अलावा मेरे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। तो मेरा काम यूँ है कि मैं सोशल वर्कर भी हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए जितनी अल्लाह की मखलूक की खिदमत हो सकती है मैं करता हूँ। कि मैंने यार ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, मैं 40,000 रुपये उसको तनख्वाह दे रहा हूँ, उसका घर का बिल 30,000 रुपये, वो क्या करे? नहीं कर सकता। या तो वो चोरी करेगा, ऑफ कोर्स, या वो अपने बच्चे बेचेगा, या वो खुशी कर लेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और चॉइसिंग नहीं है। अगर मैं उसकी सैलरी भी 40 से 80 भी कर दूंगा ना, वो पूरा नहीं कर सकता। देखिए, एक रिसर्च है, आप अगर 5 से 6 लोगों का खानदान है तो आपको पाकिस्तान में इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए 1.5 लाख रुपए माहाना की जरूरत है इस वक्त। कौन देगा? आज देखिए ना, मेरे पास जो लोग काम करते हैं उसमें बैचलर्स भी है, BBA पढ़े हुए, BA पढ़े हुए, लेकिन वो आज मेरे पास कोई कैशियर की जॉब पे है, XYZ कोई और पोस्टों पे है, लेकिन वो जितना उन्होंने पढ़ा है ना, उस लिहाज से उनकी वो जॉब्स नहीं होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड होता है, एक म्यार होता है, एक पढ़ा लिखा तबका है। आप देखिए यार, निज़ाम में हस्ती जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चल रहा। ये कराची पाकिस्तान मादनियात का गढ़ है, इसके अंदर ऐसी ऐसी मादनियात है आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो आपके लिए मुयस्सर ही नहीं है किसी किस्म की। आपको कोई चीज़ भी मुयस्सर नहीं है, आप किसी भी किस्म का कहीं से भी कोई तवक्को रख ही नहीं सकते किसी किस्म की। मतलब एक तो अपना काम प्रॉपर करते नहीं है। चलो यार, आप पैसे ले रहे हो ना, रिश्वत भी ले रहे हो, लो, लेकिन काम तो करो अल्लाह के बंदो। ना कोई रोड अच्छा है, बेहतर है ना, आपको पानी मुयस्सर है। आप देखिए, डिफेंस क्लिफ्टन की बात आई, आपने बोला वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पानी नहीं, वहाँ गैस भी नहीं है, मतलब सालों साल गैस नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप मुझे ये देखिए, कंटोनमेंट ये भी कराची का हिस्सा ही है ना। वहाँ की आप सड़कें देख लिए, आपको टूटी हुई मिलेगी, आप कंटोनमेंट में कंप्लेन करोगे, विदिन 24 आवर्स आपको वो बनी हुई दिखेगी। क्यों? वहाँ निज़ाम चल रहा है ना, वो भी चलाने वाले चला ही रहे ना, है कराची का हिस्सा ही है ना। आप वहाँ से थोड़ा सा बाहर आओ, पंजाब कॉलोनी से आगे जाओ, आपको जो असर मिलेगा टूटी फूटी। अच्छा, निज़ाम हस्ती, ट्रैफिक का निज़ाम इतना तितर बितर है, रॉन्ग वेज, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे जा रहा है। आप टैंकर माफियाज, डेली आप हादसा सुन रहे हो, डेली आपको खबर मिल रही है कि यार वो नौजवान लड़का उसके नीचे आ गया। अबे भाई, वो सिर्फ नौजवान लड़का नहीं आया, उसका पूरा खानदान स्पॉइल हो गया। कमाने वाला घर का था, आपका कमाने वाला, आप क्या पता कफील एक ही हो, बिल्कुल, उसकी फैमिली तो वैसे ही तितर बितर हो गई है। लोग कमाने आजकल अपने घर का खर्चा ही पूरा कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, इससे फ़र्क हमें पड़ा है, हम सुनारों को भी पड़ा है। देखिए, ज्वेलरी वो फील्ड है कि आपके पास जब एक्स्ट्रा मनी होती है तो आप बाइंग पावर में आते हो, लेकिन जब आपके पास इंफरादी कुव्वत ही बाइंग की नहीं होगी तो आप क्या करोगे यार? कैसे खरीदोगे? आप जो शादी ब्याह में जो सोना चल रहा था आज से 15 साल पहले, जो था, जो 20 तोले दिया जाता था, आज वो 2 तोले की भी कैपेसिटी पे नहीं रहे। एक तो गोल्ड महंगा हो गया। अच्छा, वो 2 तोले पे आ गए तो हमारा प्रॉफिट स्केल क्या, अब 2 तोले वाला हो गया, 20 तोले वाला खत्म हुआ। अच्छा, ये 2 तोले पे तो आ गए, लेकिन आप देखें जो आदमी 4 सेट बना रहा था वो 1 सेट बना रहा है। तो इस तरीके से हमारा काम तो फर्क पड़ा, लेकिन हमारे साथ जो रिलेटेड लोग हैं, कारीगर तबका है ना, वो सब के सब। आप देखिए, कारीगर के जैसे 20 कारखाने होते थे, अब वो 2 कारखाने हो गए, बाकी लोगों ने बंद कर दिया काम। अब पॉलिश वाले जिस तरीके से ज़्यादा थे, जड़ाई वाले थे, छिलाई वाले थे, स्टोन की कटिंग वाले थे, छिलाई वाले थे, XYZ, ये फील्ड तकरीबन ज्वेलरी की फील्ड में 20 शोबे अलग अलग थे। अब वो कैपेसिटी जो थी वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती गई। फिरोज भाई, बातें बहुत हैं, आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और
इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, दोबारा भी मुलाकात होगी। जो बातें इन्होंने कही हैं वो बातें बिल्कुल सही है। आप जब बोल रहे थे ना तो मुझे एक शेर याद आ गया, जिसको देखो वही जंजीर बपा लगता है, शहर का शहर हुआ दाखिल जिंदा जाना। और बात सही है। जेन्युइनली आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे जो बाकी शोज़ हैं उनमें भी ज़रूर आप तशरीफ़ लाएं। आपसे हम बैठ के बात करेंगे। और इतनी जेन्युइन बातें आपने की हैं, दिल बहुत खुश हुआ है, बहुत खुश हुआ है। खुदा करे कि हम मिल के काम कर सकें और ताजरों को आसानियाँ दें ताकि ताजिर इस मुल्क की तकदीर को बदल सकें। दिस इज़ व्हाट्स नीडेड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।